तो कब से हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। आज हम थर्ड लेक्चर करने वाले हैं भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो कल हमने क्या किया था भाई, बताओगे जरा? सर फ्रुक्टोज और डाइसैकराइड्स बायोमोलिक्यूल और आखिर में सेलुलोज का स्ट्रक्चर। डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड्स के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर किया था। डाइसैकराइड्स के अंदर हमने किया था लैक्टोज, किया था गैलेक्टोज नहीं था, लैक्टोज था, और क्या था? माल्टोज सुक्रोज था, माल्टोज था, है ना। ये तीनों स्ट्रक्चर किए थे, लगभग लगभग सेम से, हल्का फुल्का अल्फा बीटा का डिफरेंस होता है, वही ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हमने किया स्टार्च, फिर सेलुलोज। स्टार्च सेलुलोज में एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज। उसके बाद में सेलुलोज के अंदर तो सीधा बीटा डी ग्लूकोज यूज होता है और टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, अब प्रोटीन्स बात करते हैं। प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में, सिर्फ हमने कल बात की कि शुगर भरा होता है ना, चीनी, वो है एनर्जी का सोर्स। लिवर के अंदर और आपके मसल्स के अंदर, आपके ब्रेन में ग्लाइकोजन भरा है, जो कि शुगर की फॉर्म में होता है ना, यानी कि स्टार्च की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, जो कि स्टार्च से थोड़ा ज्यादा ब्रांचिंग होती है अमाइलोपेक्टिन से, उसमें बस इतना होता है। अब वो जो शुगर है भरा पड़ा, जब आप 4 दिन तक फास्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा मोटे हो जाते हैं और उनको लगता है मैं फास्ट करूंगा, वो पहले 3-4 दिन फास्ट करते हैं तो उनका 2-3 किलो वजन, लगभग 4 किलो के आसपास वजन जो है वो कम हो सकता है फास्टिंग से। वो 4 किलो वजन किस चीज का कम हुआ? वो आपका ग्लाइकोजन ही खत्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगर वो खाना खाते हैं वो फिर से स्टोर हो जाता है। 2 दिन में ही आपका वापस वजन उतना ही हो जाता है। कुछ लोग व्रत करते हैं, ठीक है, 9-9 10-10 दिन फास्ट रखते हैं। रोजे करने वाले भी हैं, 1-1 महीना फास्ट रखते हैं, लेकिन वो तो फिर भी शाम को खा लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट उसके बाद जैसे ही आप वापस नॉर्मल डाइट पर आते हो, 10 दिन में वापस बैकअप हो जाता है। तो फिर फैट को कैसे बर्न करें? फैट को बर्न करने के लिए परमानेंटली आपको कुछ अपनी डाइट कम करनी पड़ेगी। तरीका होता है, आप अपना एक चार्ट बनाइए, हर रोज क्या खाते हैं 10 दिन तक नोट कीजिए। जब भी कुछ खाया, कुछ पानी पिया, नोट करना है, साथ के साथ नोट कीजिए, है ना। और फिर उस 10 दिन का टोटल एवरेज निकालिए, आपने कितना खाना खाया हर रोज, सबका टोटल, रोटी सब्जी जो भी है सब कुछ टोटल निकाल के उसका एवरेज निकालिए, और उस एवरेज में से कुछ एक थोड़ा सा पार्ट कम कर दीजिए, थोड़ा सा पार्ट कम कर दीजिए, बस आपकी डाइटिंग शुरू। थोड़ा सा पार्ट, और हर रोज सिर्फ उतना ही एवरेज खाना है। ज्यादा भूख लगी हो तब भी उतना ही खाना है, कम भूख लगी हो तब आप कम कर सकते हो, लेकिन ज्यादा भूख लगी हो तो ज्यादा नहीं खाना किसी कीमत पर भी, आसानी से पतले हो जाओगे। ये तरीका होता है, क्योंकि 4 दिन, पहले 4 दिन बंदे को लगता है कि मेरा वजन कम हो गया, ठीक है, ये तो सही काम कर रहा है, उसके बाद में वजन कम नहीं होता, क्योंकि ग्लाइकोजन जितना कम होना था, ठीक है, चौथे दिन बंदा फिर से खा लेता है खाना, वो फिर से पूरा हो जाता है 4-5 दिन में, उसको लगता है वजन तो कम हो ही नहीं रहा। तो एक्सरसाइज प्लस डाइट का चार्ट रखिए, वजन ऐसे ही कंट्रोल होता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम पतले नहीं होते हैं, उसको मेरे पास भेज देना, बोल देना कि हम पैसे लेंगे, पतले पतले हम आपको करके दिखा सकते हैं। लोग बोलते हैं हम तो बहुत कम खाते हैं, भाई जितना खाते हैं उसको भी थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसलिए आप कम भी खाते हैं तब भी आपको उतना भी ज्यादा है आपके लिए, दैट इज वाई। अब ये रीजन नहीं है कि मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ सारा दिन में, तो आप रोटी की जगह कुछ और खाते होंगे डेफिनेटली, वरना तो नहीं हो सकता कि इतना मोटापा हो। और अगर फिर भी आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ही स्लो है, अजगर के जैसा, आप पता ना अजगर, और वो पड़ा रहता है बस 24 घंटे, हिलता भी नहीं है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। तो अगर ऐसा मेटाबॉलिज्म है तब भी आपको थोड़ा सा खाना कम कर देना चाहिए, जितना थोड़ा सा खा रहे हो उससे भी कम कर दो, डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो प्रोटीन्स एसेंशियल क्यों है, अब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। ग्लाइकोजन तो भाई ऑब्वियस है, फैट भी बढ़ाएगा, बहुत सारी चीजें भी करेगा, लेकिन प्रोटीन एसेंशियल है। सारी चीजें प्रोटीन से चलती हैं। एक सेल में, ह्यूमन बॉडी के एक सेल में 3000 टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, मिनिमम 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एवरेजली 3000 पाए जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो सभी प्रोटीन्स एक्चुअल में क्या होते हैं भाई, आप कह सकते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन से ही मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो हम जो कैटलिस्ट बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को एंजाइम बोलते हैं, और वो प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन, क्योंकि उनको बहुत सारे काम करने होते हैं। 3000 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब वो 3000 टाइप के प्रोटीन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोटीन्स मीन प्रोटियोज, मतलब पोटेंशियल से ये आया है, प्रोटियोज विच मीन्स प्राइमरी और प्राइम इंपोर्टेंस, जिनकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है, ठीक है। ऑल प्रोटीन आर, सारे के सारे अल्फा एल एमिनो एसिड होते हैं। शुगर डी अमीनो एसिड थे, ये एल अमीनो एसिड है ना, वो डी थे, डी ग्लूकोज है ना, डी फ्रुक्टोज, ये एल अमीनो एसिड होते हैं, ये याद रख लेना, अल्फा एल अमीनो एसिड होते हैं सारे प्रोटीन। तो ये होता क्या है, अमीनो एसिड क्या चीज है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है,
ठीक है, और वो अल्फा पर एमाइन लगा होता है तो उसी को बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। जैसा कि नाम से पता है, अल्फा कार्बन ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आ गया एसिड, और अल्फा पर एमाइन लगा है तो इसलिए इसका नाम हो गया अल्फा एमिनो एसिड। यस, क्लियर है? यस सर। सभी अमीनो एसिड्स में, सभी प्रोटीन्स के अंदर अल्फा अमीनो एसिड ही होते हैं, ये याद रख लेना, बिल्कुल सिंपल है, सभी अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। अब अल्फा अमीनो एसिड के अंदर यानी फिर अलग क्या होता है, ये जो जी लगा हुआ है ना, जी ये ग्रुप है, ये अलग होता है, यहाँ एच लग सकता है, कोई और ग्रुप बेंजीन का डेरिवेटिव लग सकता है, बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, तो इसी से हमारे अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड बनते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो कितने भी हो सकते हैं, ग्रुप लगाते जाओ, लेकिन क्या सभी ग्रुप बदलने पर कुछ भी लगा दो यहाँ पर तो वो प्रोटीन बन जाएगा, वो अमीनो एसिड बन जाएगा? नहीं, स्पेसिफिक होता है कि इतने ही ग्रुप लगेंगे तो वो अमीनो एसिड बनेगा, वरना अमीनो एसिड नहीं बनने वाला। मतलब हमारे काम का अमीनो एसिड नहीं है, वैसे वो अमीनो एसिड कहलाएगा, है ना, लेकिन हमारे काम का नहीं है, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो वो सेलेक्टिव होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं उनको, वो दो तरह के होते हैं, मतलब एल ही है दोनों, अल्फा अमीनो एसिड है, लेकिन दो कह रहा हूँ, सॉरी 20 होते हैं टोटल, वैसे तो 20 से ज्यादा भी हैं, लेकिन जनरली जो काम में आते हैं वो 20 ही है। तो 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 होते हैं हमारे पास जो एसेंशियल होते हैं, 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब हमारी बॉडी के लिए जो बाहर से ही प्रोवाइडेड होते हैं, हम खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं सब्जियां खाइए, क्यों? सिर्फ रोटी नहीं खानी है, सब्जी भी खाइए, क्यों? क्योंकि भाई दालें खाइए, सब्जी खाइए, हरी सब्जी, उसकी वजह कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो 10 हैं, 10, उनको बाहर से ही लेना पड़ेगा आपको। तो वो जो 10 अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी बाहर से लेती है, वो बोलते हैं एसेंशियल, जरूरी है वो आपके लिए। और वो चीजें सारी की सारी कहाँ से मिलती हैं? वो अमीनो एसिड आपको मिलते हैं हमारी हरी सब्जियों से, है ना। मिल्क भी पीजिए, मिल्क में लगभग सब कुछ होता है, एक कंप्लीट फूड कहा गया है मिल्क को, इसलिए मिल्क जरूर लेना चाहिए बच्चों को, 1 गिलास डेली, रात को जरूर पीजिए। 1 से ज्यादा ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 तो कम से कम जरूर। अब बच्चे जनरली मिल्क को डिनाई करते हैं, जैसे जैसे उम्र बीतती है उसके बाद में उनमें कुछ कमजोरियां, कुछ कमियां वक्त से पहले आ जाती हैं, इसीलिए कहा गया है कि मिल्क जरूर लेना चाहिए। उसके अलावा हर तरह की सब्जी खाइए। अब आप लोग बहुत से होंगे बच्चे नखरे करते होंगे घर में, कौन कौन है जो सब्जी के मामले में नखरे करते हैं? लो भाई, यशवीर, मनप्रीत, है ना, सारे नखरे कर रहे हैं कि सर 2-3 को छोड़ के बाकी सब खा लेते हैं, जैसे कद्दू हो गया उसको छोड़ के। वरुण, है ना, सबके अपने अपने। मैं 2-3 ही खाता हूँ, बाकी सब मैं नखरे करता हूँ। क्या बात है। देखो अब मैं कद्दू और आपको मेरे करेला बारे में छोड़ बताता के। हूँ, अब मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। मुझे भी दालें वाले, मैं बहुत ज्यादा आई डोंट लाइक, मतलब मैं भी 2-3 सब्जियां ही खा पाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी नखरे नहीं किए। मैंने कभी अपनी चॉइस की सब्जी के लिए अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बोला, मम्मी को जो बना है चुप इसको करके, मतलब बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो चुप उन्हें करके। पता है कि नहीं खाएगा। लेकिन मेरे लिए ऐसा है कि जो बना घर में, जो भी हो, कद्दू हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कद्दू, तोरी, ये घिया, ये सब्जियां जनरली बच्चे नहीं खाते, है ना। जो बना है चुप करके खा लो। वो थोड़ा कम पसंद आता है, बट एटलीस्ट मैं कभी नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोलता। और ऐसा होता ही है ना, होना दूध चाहिए, रोटी खा लेता हूँ, दूध चावल खा लेता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए भाई। देखो मैं सीधा बोलता हूँ, वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कभी भी ऐसे नखरे मत कीजिए घर पे। जो बना है चुप करके खाइए, आदत बनाइए, अपने आप बन जाएगी। अच्छी बात, डबल फायदा इसका। पहला, आप में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आएगी फ्यूचर में, है ना, किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी प्रोटीन वगैरह की। और दूसरी बात है कि पेरेंट्स खुश रहते हैं कि ये नखरे नहीं करता। इवन मेरे घर पे ऐसा है कि कुछ भी नहीं है तो भी मैं अपना आराम से खाना खाता हूँ। मैंने आज तक कभी कोई डिमांड नहीं की है मेरी लाइफ में, है ना, और उससे बहुत से लोग खुश रहते हैं। हमारे पेरेंट्स अपने हैं, वो अपने, है ना। पसंद की सब्जी नहीं बनी है तो किसी और चीज के साथ, चलो अच्छी बात है, जैसे गुड़ के साथ, बिल्कुल मैं भी गुड़ बहुत खाता हूँ। चलो ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे इसका ना, क्लास में पढ़ते हैं पहले। चलिए भाई, मैं भी ऐसा ही हूँ बेटा, कुछ सब्जी मिले ना मिले, लेकिन कम से कम ना पेरेंट्स को ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे ये खाना, मुझे वो खाना, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा करने वाले बहुत बुरे हैं, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। हमारे पेरेंट्स है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका दिल जलता है यार, है ना। और मैंने ऐसा कभी नहीं किया अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं। छोटे से इतना बड़ा हो गया हूँ, कभी डिमांड ही नहीं की कि मेरे को ये सब चीज। मेरा ब्रदर है, वो कई बार डिमांड कर देता है, मैं नहीं करता कभी। बेटा मार खा ले सब्जी अपने, ये सबसे बढ़िया है ना, जो सब्जी नहीं खाता उसको मार। बेस्ट सर है। सर इसको पहले पूछो ये कितनी खाता है सब्जियां।
पता नहीं है तो चलो ठीक है, हम आगे प्रोटीन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो प्रोटीन जो है एसेंशियल है, 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब जो प्रोटीन हमारे लिए जरूरी नहीं है बाहर से लेना, हमारी बॉडी खुद बना सकती है, वो नॉन एसेंशियल। और जो हमारे लिए जरूरी है वो एसेंशियल। तो 10 ही प्रोटीन हमारे लिए जरूरी होते हैं, अमीनो एसिड्स हमारे लिए जरूरी है। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, वो बॉडी अपने आप बना लेती है, लेकिन अमीनो एसिड से चाहिए। तो भी NH2 होता है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड है, अमीनो एसिड को अल्फा बीटा गामा सब तरह से, ओमेगा डेल्टा सब तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है ना। अल्फा कार्बन के ऊपर लगा तो अल्फा अमीनो एसिड एंड सो, खैर इससे ज्यादा आगे हम जाएंगे नहीं। ओनली अल्फा अमीनो एसिड आर ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइज प्रोटीन। जब प्रोटीन की किसी मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड ही हमें मिलते हैं। दे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप आल्सो, इनमें और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, लेकिन अल्फा अमीनो एसिड ये वाला पार्ट तो जरूर मिलेगा, बस इतनी सी बात है। तो क्लासिफिकेशन अल्फा अमीनो एसिड की भाई, एसिडिक हो सकते हैं वो, बेसिक हो सकते हैं वो, न्यूट्रल हो सकते हैं, तीनों तरह के अल्फा अमीनो एसिड हो सकते हैं, याद रखना। तो यहाँ बात करते हैं एसिडिक वाले। अब ये याद रखने आप लोगों को, एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड देखो क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड है, ASP सिंबल है, वो क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड। सबसे पहले तो ये रहा अल्फा कार्बन और ये अमाइन लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर जो R था, इस R की जगह ग्रुप G था, उस ग्रुप की जगह पर ये लगा हुआ है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप ज्यादा होते हैं, बेसिक ग्रुप कम होते हैं, ऐसा बता रखा, मतलब एसिडिक ग्रुप ज्यादा है। ये देखो एसिडिक ग्रुप कैसे, ये भी एसिड है, ये बेस है, ओवरऑल क्या हुआ, मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया, एसिड और बेस। बट यहाँ एक एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए एसिडिक बन गया, एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखो ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के अंदर अब इसमें क्या अलग है, ये वही अल्फा कार्बन है और बाकी सब कुछ तो सेम है ही, है ना, ये वाला ग्रुप। अब जो ग्रुप था उस ग्रुप की जगह एक और कार्बन बढ़ गया, CH2COH है एस्पार्टिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड के अंदर क्या होगा, CH2CH2COH आ गया। ये भी एक एसिड पार्ट बढ़ गया, यहाँ भी एसिड है, दो एसिड हो गए, और बेस तो एक ही अपने पास NH2, तो ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया। क्लियर है सबको एसिडिक? यस सर। आसान सा काम है, देखो अभी बड़ा आसान लगेगा, लेकिन इनको फॉरएवर याद रखने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। जल्दी चलिए भेज दे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप अगर ज्यादा हो, तो जैसे कि यहाँ पर वही हमारा अल्फा अमीनो एसिड, ये वाला पार्ट तो आपको पता ही है, सेम टू सेम रहेगा। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, आर्जिनिन, ARG बोलते हैं, आर्जिनिन। वैसे आर्जिनिन से कुछ और याद आ रहा है आप लोगों को? अर्जेंटीना। क्या? अर्जेंटेट सिल्वर। सिल्वर। अर्जेंटीना सर। चांदी। हाँ अर्जेंटीना, ये विदेश यात्रा जरूर करेगा, है ना। यहाँ पर देखो भाई, अमोनिया यहाँ पर भी है, एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, दोनों के पास लोन पेयर है, और एक नाइट्रोजन तो यहाँ होता ही है। तो ये नाइट्रोजन तो इसको लोन न्यूट्रल कर देगा, बट ये दोनों जो हैं, ये दोनों थोड़े बेसिक बना देंगे हमारे इस कहानी को, ठीक है। तो भाई ये बेसिक बन गई, ऑब्वियस सी बात है, तो ये बेसिक हो गया। अब इसमें देखो कार्बन कितना, एक और नाइट्रोजन है भाई, 3 है ना, नॉट ओनली 2। तो देखो कार्बन कितने हैं अब इसके अंदर, ये ध्यान दे लेना, 3 कार्बन की चेन के साथ उसके बाद में ये 3 नाइट्रोजन का कुछ इस तरह का इसके अंदर ग्रुप लगा होता है, इसको आर्जिनिन बोलते हैं। आर्जिनिन वैसे यूज होता है भाई सिल्वर के लिए, है ना, यहाँ पर इसका नाम आर्जिनिन है। इसकी बैकअप कहानी अब मुझे नहीं पता, तो इसकी बैकअप में मतलब इसका कोई नाम रखा है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, बट आई डोंट नो अबाउट दिस। आपको कुछ मिले तो मुझे बताइएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए लाइसिन। लाइसिन क्या चीज है, अब लाइसिन जो है उसके अंदर यही अल्फा अमीनो एसिड, ये तो हमारा मिलेगा। इसके अंदर 4 कार्बन के साथ सीधा NH2 लगा दी, ये बहुत आसान है, ठीक है। इस ग्रुप को याद रखना बहुत आसान है, जैसे वहां इसको और इसको याद रखा जा सकता है, एस्पार्टिन और ग्लूटामिक एसिड। उसके बाद में आर्जिनिन थोड़ा सा टिपिकल सा हो जाता है, 3 कार्बन और फिर चौथा कार्बन बीच में, और NH2 और डबल बॉन्ड NH, थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो गया ना। लेकिन इसमें सीधा 4 कार्बन के साथ NH2, तो एक NH2 बढ़ गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर एक बढ़ जाएगा, ये दोनों न्यूट्रल बनाते हैं, बात ही खत्म। हिस्टिडाइन बहुत अच्छा प्रोटीन है, हिस्टिडाइन ये क्या काम करता है पता है? हिस्टिडाइन वो प्रोटीन है जो आपको क्या बोलते हैं, एलर्जी देता है। अगर आपके पेट में एलर्जी हो जाए, स्टमक में या बॉडी पे एलर्जी हो जाए, खुजली चलने लग जाए, कुछ लोगों को कुछ कई चीज खाने से एलर्जी होती है, यही वो चीज है जो एलर्जी क्रिएट करती है। समझ में? हिस्टिडाइन प्रोटीन्स होते हैं जो एलर्जी क्रिएट करते हैं, किसी चीज को इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज करने के लिए
खुद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं जो उसका विरोध करते हैं, है ना, उसकी खिलाफत करते हैं। तो ये वो चीज है हिस्टिडाइन, हिस्टिडाइन प्रोटीन्स। अब ये देखो कैसा होता है, बेंजीन रिंग जैसा है ये, है ना, लेकिन ये क्या बोल सकते हैं इसे, पायरिडाइन रिंग जैसा है कुछ, है ना, नाइट्रोजन यहाँ लगा हुआ है लेकिन यहाँ दो दो नाइट्रोजन है। भाई हिस्टिडाइन प्रोटीन है, दो नाइट्रोजन, दोनों का अल्टरनेट में सिर्फ दो डबल बॉन्ड है यहाँ। और याद रख लेना जो पोजीशन है उसको मत भूल जाना, ये पहली पोजीशन है, दूसरी और ये तीसरी पोजीशन ना। कौन सी रिंग है, पेंटागनल, पेंटागनल रिंग है, हेक्सागनल, शायद हाँ पेंटागनल। हेक्सागनल, हेक्सागनल मत पेंटागोनल। बना देना, 1 2 3 तो 4 हेक्सागोनल ही तो है। 2 3 हाँ, हेक्सा है 5 पेंटा, पेंटा। देखो सर 1 2 पेंटा है। 3 4 5, कमाल कर रहे हो यार, 5 ही तो एटम है। ठीक है, पेंटागनल रिंग है, हेक्सा मत बना देना इसको, है ना। CH2 के साथ सीधा सीधा ये पेंटागनल रिंग, और इसमें कौन सा कहां पर नाइट्रोजन है, किसके साथ डबल बॉन्ड है, किसके साथ नहीं है, और कैसे लगा हुआ है, ये चीज अब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हिस्टिडाइन भी थोड़ा सा कह सकते हैं टिपिकल टाइप का मॉलिक्यूल है। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो भाई ये था 3 बेसिक, है ना, 2 हमने एसिडिक किए, 3 बेसिक किए, आगे भी देखते हैं बेसिक। और नेक्स्ट देखिए न्यूट्रल है, बेसिक खत्म हो गया ना। अब न्यूट्रल आते हैं 10, सीधे सीधे 10 न्यूट्रल इन्होंने अमीनो एसिड्स दे रखे हैं। अब 10 याद करने तो थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, है ना, 3 और 2 याद करना आसान है। ग्लाइसिन GLY, वैसे इनके स्ट्रक्चर बहुत आसान है, ग्लाइसिन वगैरह तो देखो अल्फा सिर्फ H लगा हुआ है एज ए ग्रुप, ओनली H, ग्लाइसिन बन गया। ठीक है, अब देखो प्रोलिन, अब ये भी क्या अल्फा अमीनो एसिड है क्या, ये कार्बन अल्फा कार्बन है ये वाला, और इसके साथ NH लग रहा है, भले ही वो पेंटागनल रिंग का है पार्ट, लेकिन एटलीस्ट है तो वही ना। तो ये भी हमारा अल्फा अमीनो एसिड ही है, थोड़ा रिंग में आ गया, बस इतना फर्क पड़ा। अब ये आपको लीग से हटकर बात दिखेगी कि उसमें तो हम सीधा एक चीज को बॉक्स कर रहे थे, और यहाँ पर तो डायरेक्टली ऐसा हो रहा है। तो इसको भी अलग से प्रोलिन को ध्यान रखना। क्लियर है, याद रहेगा सबको? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद में ल्यूसिन, ल्यूसिन देखिए जरा, हम नंबर कुछ उल्टा पढ़ रहे हैं ना, 1 3 हो गया। एनालिन, एलानिन, एलानिन जो है ALA, ये ग्लाई होता है, ग्लाइसिन, ठीक है, एलानिन ALA है, इसके अंदर H की जगह CH3 होता है बस। कुछ तो बहुत आसानी से आपको याद होंगे, अल्फा कार्बन के साथ CH3, H की जगह CH3, तो एलानिन और ग्लाइसिन आसान है। प्रोलिन में पेंटागनल रिंग आएगी, और उसी में अल्फा एसिड और अल्फा अमीनो एसिड आएगा। वेलिन, ये भी आसान है, इसके अंदर देखो क्या लग रहा है, बताया कोई इस ग्रुप का नाम? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप, है ना, सिर्फ ये याद रखना यस आइसोप्रोपाइल। सर। आप इस CH को यहाँ CH3 और यहाँ CH3 ऐसा भी दिखा सकते हैं, और ये यहाँ जुड़ जाएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप इट इज। ठीक है, आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट देखो ल्यूसिन, ल्यूसिन के अंदर इन्होंने क्या किया, अब इस ग्रुप को कोई बताया क्या? आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल, आइसो, ब्यूटाइल। ठीक है, आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल वेलिन है, आइसोब्यूटाइल ल्यूसिन है। नेक्स्ट फिनाइल एलानिन, तो एलानिन ही है लेकिन फिनाइल लगा उसके साथ, यानी ये रहा एलानिन, और इसके साथ पीएच लग गया, देख लो। यस, समझ में आ गया, है ना, बस यही है, और कुछ भी नहीं है। बाकी अल्फा वाला कार्बन तो वही रहेगा, मैं हर जगह पर सर इस फिफ्थ वाला आइसोब्यूटाइल सही कैसे हो गया? वही तो क्या बेटा, आइसोब्यूटाइल कैसे हो गया, फिफ्थ आइसोब्यूटाइल वाला कैसे हो गई? आइसोब्यूटाइल कैसे हो गया? कौन सा? फिफ्थ फिफ्थ। वाला। ये देखो, ये आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल CH2, आइस और यहाँ पर लग गया CH, और इस CH के साथ CH3 क्या है, 4 कार्बन की चेन है। सर ये वाला आइसोब्यूटाइल होगा ना, जो आपने जो लिखा है ना उस पे सीट पे, वो नहीं है ना? वो भी है। हाँ सर। कौन सा, क्या मैंने अलग लिखा क्या कुछ? यस सर। सर आपने जो लिखा है ये तो है आइसोब्यूटाइल, लेकिन जो फिफ्थ नंबर पे है उसमें जो वो बीच थोड़ी वाले से आइसोब्यूटाइल, कनेक्ट होना चाहिए वो ना। CH3 सेम ही आगे है सर, शिफ्ट होना बोले दिख चाहिए। नहीं रहे। मैंने दोनों को अलग बना रखा है। नो सर, मतलब सेम तो बना रखा सेम है है पर भाई, आइसोब्यूटाइल। सेम है भाई। सेम है यार, ध्यान भाई से देखो। बस चलो एक अरेंजमेंट बार तुम्हें दिख ढूंढ लो, नहीं रही है। कोई बात हाँ नहीं, मैं दिख आपकी भावनाएं समझता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने आप लोगों को ना एक बुक शेयर की थी, बुक नहीं PDF शेयर की थी,
बेसिक्स की, केमिस्ट्री वाली बेसिक्स की, याद है किसी को? सर आपने उसी पे डाल रखी थी अपनी शीट पे। है ना? हाँ सर वो याद है। याद है ना? अब उसके अंदर मैंने आपको आइसोब्यूटाइल क्या होता है, आइसोप्रोपाइल क्या होता है ना, नियोपेंटेन, नियोपेंटाइल, ये सारे ग्रुप्स के बारे में भी बता रखा था, याद है? यस सर। तो कोई मेरे को डेफिनेशन बताएगा उसकी? चलो आज मैं आपको वही करवाता हूँ, याद आ जाएगा क्योंकि आप गड़बड़ नहीं करोगे। आइसो ग्रुप क्या कहते हैं? जिनके One सेकंड वाले methyl पे group लगा is हुआ है। attached to the second last carbon of the chain. One methyl group attach होता है second last carbon के साथ। ढूंढो। वन मिथाइल, अगर हम आइसो की बात करते हैं तो एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। तो यहाँ मैंने CH लगा दिया और फिर ये CH3 कर दिया, ठीक है? तो देखो ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अगर मैंने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो ये बन गया आइसो। अब 3 कार्बन है टोटल, तो ये आइसो प्रोपाइल बन गया। यस, क्लियर है? यस सर। मैं अगर, क्योंकि जो ग्रुप जुड़ रहा है, जहां से जो कार्बन जुड़ रहा है, ये तो फर्स्ट कार्बन है डेफिनेटली, तो सेकंड कार्बन चाहे इसे मान लो चाहे इसे मान लो, तो सेकंड कार्बन ही एक्चुअल में लास्ट कार्बन है। तो लास्ट कार्बन से पहले जो कार्बन है फर्स्ट वाला, ये सेकंड लास्ट कार्बन हो गया। इसके साथ में अगर कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है तो हम उसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्लियर है? तो वो प्रोपाइल में भी यूज होगा और बाकी की चीजों में भी आइसो ग्रुप यूज होने वाला है। ये समझ में आया सबको? यस सर। नियो क्या सर ये होता है? 2 मिथाइल ग्रुप आर अटैच्ड टू द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ स्टेट चेन। 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, तो 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। तो यहाँ पर भी हम इसको आइसो कह रहे हैं ना, तो देखो ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा है, लास्ट ये हो गया, या इसको तीसरा मान लो, बात एक ही है ना? तो इसको लास्ट वाला आइसो ये, कहने से- तो सेकंड लास्ट के साथ एक मिथाइल जुड़ा हुआ है तो ये भी आइसो है। यस, सर ये आइसो तो तभी होगा जब CH जुड़ा रहेगा चेन के साथ, लेकिन आपने CH2 को जोड़ रखा है तो आइसो नहीं बनेगा। कैसे कह रहे हो यार? सही मेरे से आप जो आपने क्या मैंने बनाया कुछ है गलत वो- कर रखा है क्या? दूसरे किसी को दिखाई दे रहा है मैंने कुछ गलत किया? सही सर है आइसो सर। वैलेंसियां सही है क्या? वैलेंसी ये यहाँ CH3 आएगा बस, ठीक है? बेटा आपको समझ में नहीं आ रही मुझे लग रहा है। आप आइसो किसको मानते हो मेरे को ये बता दो। सर जैसे जो अभी आपने बनाया है, जिसमें अगर इसे हम आइसो बोलेंगे तो CH जुड़ा रहना चाहिए चेन के साथ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ओनली CH ये जुड़ना चाहिए चेन के साथ? आर यू सेइंग दिस वन? यस सर, जब तो CH2 जोड़ देंगे तो आइसो बनेगा इसको ही। मैं, एक मिनट, इसको मैं CH3 करूं फिर? नो सर, ये CH ऐसे ही रहेगा और ये जुड़ेगा ना इसके साथ, तब आइसोब्यूटाइल होगा। मान लो ये एक चेन है, इसके साथ ये जुड़ गया, तो इस CH2 का क्या करूं? इसकी वैलेंसी कम है, सर फिर वो CH3 हो जाएगा ना। ये CH3 हो गया, आप इसको आइसो बोलोगे अब? यस सर, ये रहेगा आइसो सर मेरे ये तो ख्याल। टर्शरी ब्यूटाइल है ना। गलत डेफिनेशन, ये नियो बन जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल है ना सर। नर्स, हाँ टर्सरी भी कह सकते हैं, नियो बन जाएगा। ये गलत डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही गलत है बेटा। अब मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, पहले उसको सुन लो यार, ठीक है? आपको गलत इंफॉर्मेशन है, गलत डेफिनेशन है, दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो भाई, एक मिथाइल अटैच्ड हो सेकंड लास्ट के साथ या 2 मिथाइल अटैच्ड हो सेकंड लास्ट के साथ में, तो वो आइसो या नियो होता है। अब ध्यान दे लेना यहाँ पर कि मैं क्या कह रहा हूँ। 1 मिथाइल है, 1 CH3 ग्रुप जुड़ा है सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, तो वो है आइसो। और नियो के लिए क्या होता है? 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो, 2 CH3 ग्रुप, ठीक है, 2 CH3 ग्रुप जुड़े हो सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, उसको बोलते हैं नियो। अब ये डेफिनेशन से, यहां से डेफिनेशन से बाकी की चीजें सीखना, सिर्फ पहले डेफिनेशन बता रहा हूं। अब इसके बाद में मुझे ये बताओ, सेकेंडरी और टर्सरी क्या होते हैं? सर वो कितने कार्बन से घिरा हुआ है। फर्स्ट कार्बन के साथ अगर 2 कार्बन अटैच्ड हैं तो वो सेकेंडरी, फर्स्ट Secondary कार्बन के साथ अगर 3 अटैच्ड हैं तो वो टर्सरी। टर्शियरी। तो जो ग्रुप से जुड़ रहा है, ये मान लो चेन है, इसके साथ ये कार्बन जो है, इसके साथ अगर 2 ग्रुप हैं, ठीक है, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये CH है, तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है? और अगर जो ये लंबी चेन है और इसके साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो कार्बन है उसके तीनों तरफ CH3 है, जो आप एग्जांपल बता रहे थे कि ये CH3 हो जाएगा उस केस में, तो ये क्या होगा? ये टर्सरी होगा। क्लियर है?
सेकेंडरी टर्सरी भी यूज होते हैं, वो भी आइसो और नियो हो सकते हैं। अब आइसो और नियो के हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखो ये वाला ग्रुप जो है ये आइसो कैसे है। अगर मैं इस चेन को यहाँ से जुड़ा हुआ है CH2, इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान दे लेना। तो ये क्या हो रहा है CH2, फिर इसके बाद सेम चेन बना रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। CH3 यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, ये लंबी चेन है, और यहाँ पर CH3 है। देखो फर्स्ट कार्बन तो यही होगा जो जुड़ा हुआ हमारा अटैच्ड है। सेकंड कार्बन कौन सा होगा, सेकंड यही होगा। थर्ड इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, चॉइस इज आवर्स, किसी को ले लो। थर्ड मान लो हमने इसको ले लिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो क्या कहता है, सेकंड लास्ट कार्बन, थर्ड कार्बन तो लास्ट हो गया, सेकंड लास्ट सेकंड वाला कार्बन, इसके साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, एक मिथाइल, दैट इज आइसो। ये आइसो नाम होगा इसका। और कार्बन कितने इसमें टोटल, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन है ना ये, ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, नेम ऑफ द ग्रुप, आइसोब्यूटाइल। यस, क्लियर हो गया, आइसोब्यूटाइल। अब अगर मैं ऊपर वाले कार्बन की बात करूं, अब हम ये कहेंगे कि यार ये तो ठीक है, चलो ये आ गया समझ में, लेकिन ये देखो जरा, इसको कैसे कहेंगे, इसको भी बना के देखते हैं। यहाँ पर ये चेन के साथ में CH जुड़ा हुआ है, इस तरफ CH3 है, इस तरफ भी CH3 है। पहला कार्बन ये होगा, दूसरा या लास्ट कार्बन ये हो गया, बात ही खत्म। लास्ट कार्बन से पहला कार्बन ही एक्चुअल में सेकंड लास्ट कार्बन है, इसके साथ में भी CH3 ग्रुप जुड़ रहा है, तो ये भी आइसो है। यहाँ पर ये भी आइसो हो जाएगा, ये समझ में आ गया। यस सर। तो आइसो तो ये होता है, और नियो क्या होता है, अब नियो सुन लो। व्हाट इज नियो, नियो के अंदर जो कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन के साथ 2 ग्रुप अगर जुड़े हो, तो देखो यहाँ पर मैंने एक कार्बन लगाया, ये किसी चेन के साथ अटैच्ड है, और इसके साथ एक और कार्बन है, भले एक ही कार्बन हो, और इसके साथ अगर मैं 2 CH3 जोड़ दूं, तो लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन जो होगा, ठीक है, तो पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये तो लास्ट कार्बन है ना। तो इसके साथ तो अब हमने पूछा सेकंड लास्ट तो ये बन जाएगा फिर, ठीक है, तो कम से कम तीसरा कार्बन ये है। तो अब देखो लास्ट ये, सेकंड लास्ट कार्बन ये हो गया, इसके साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। तो क्या इसके साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़ रहे हैं, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़ते हैं, तो उसको नियो बोलते हैं। ये नियो है कि नहीं है, बताओ। नियो और हाँ, नियो और आइसो ब्यूटाइल में और नियो वाले में क्या फर्क रहेगा फिर, ये समझ में आया। कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं है लग रहा है C2 वाले की। हाँ वो बैलेंसी तो कोई बात नहीं, बैलेंसी तो आप अपनी तरफ से जोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 कर दो, ये CH कर दो, तो ये क्या नियो हो जाएगा। नियो में क्या होता है पता है, ये कार्बन CH3 इस कार्बन को बोलते हैं नियो, ये वाला कार्बन है नियो। यस यस सर। है ना, तो याद रखना। अब इस नियो के अंदर अगर उसके हिसाब से देखते हैं, तो फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड कार्बन ये है, तो सेकंड लास्ट कार्बन मतलब लास्ट कार्बन तो ये हो गया, फिर सेकंड लास्ट ये रहा, सेकंड मतलब फर्स्ट कार्बन के साथ ही CH3 2 जुड़े होंगे, इसको ऐसे लिया जाएगा। ये उसके साथ इसको कंफ्यूज मत कर देना, क्या आइसो वाले के साथ इसको कंफ्यूज कर रहे हो। समझ में आया। कुल मिला के इसको लिख लो, अच्छे से याद कर लो कि कौन सा आइसो होता है, कौन सा नियो होता है। मैंने पहले भी ये लिखवा रखे, आपको भेज भी रखा है, और साथ में इसके एग्जाम्पल भी आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं। हाँ बेटा, क्लियर है सबको ये। यस सर। कंफ्यूजन क्लियर है अमन, ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं हम जरा। तो आइसो नियो का ध्यान रखना भाई। तो हम यहाँ पर थे फिनाइल एल्लेन, तो पीएच लग गया, बाकी सब सेम रहेगा उसका, है ना। नेक्स्ट देखो आइसोल्यूशन, ILE लिख रखा है इन्होंने, आइसोल्यूशन। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें सिर्फ कार्बन की चेन ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस अल्फा के साथ तो कार्बन की चेन में क्या है 1 2 3, फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल है ना, सेकंड लास्ट पर कुछ है नहीं, तो ये कोई ग्रुप नहीं है, ये आइसोनियो में से कुछ नहीं बनेगा, सेकेंडरी टर्सरी भी नहीं बनने वाला। नेक्स्ट देखो सिस्टीन, सिस्टीन में SH लगा हुआ है, CH2SH, OH की जगह SH है, अल्कोहल टाइप का ग्रुप लगा है, दैट इज सिस्टीन, ठीक है। और उससे नेक्स्ट में मैथियोनिन, मैथियोनिन के अंदर यहां पर भी सल्फर है, लेकिन सल्फर के साथ CH3 लगा हुआ है, और 3 कार्बन की चेन कह सकते हैं, एक सल्फर के साथ CH3 है। सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, बीच में OCH3 लगा लो, इसे ऐसे देखो, OCH है ना, इसको ऐसे देखते हो। अब आपको समझ में आया, ये तो ईथर है, तो ये थायो ईथर है, इट इज थायो ईथर SH वाला,
ये थायो ईथर का काम करेगा, है ना। ये Yes, अब देखो sir. हमारी बॉडी में थायो ईथर भी होते हैं, सल्फर भी होता है ना। और हम लोग कहते हैं ना कि लहसुन या प्याज खाने पर स्मेल आती है, वो सल्फर की स्मेल होती है ना। मूली खाने पर स्मेल आती है, वो सल्फर की, वो बहुत एसेंशियल चीजें हैं। अब आजकल की न्यू जनरेशन उन चीजों को बुरा समझती है कि स्मेल आ रही है मुंह में से तो इसलिए ये चीजें खानी नहीं है। लहसुन और प्याज जो है वो अमृत के समान है, याद रख लेना। उनमें बहुत सारी मेडिसिन होती है, बहुत मेडिसिनल प्लांट है वो, ये याद रख लेना, उनको जरूर खाना चाहिए। और कुछ लोग सर नवरात्र के टाइम पे बंद तो कर देते हैं। अब देखो वही मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग भक्ति के टाइम पे लहसुन और प्याज को नहीं खाते हैं क्योंकि वो तामसिक भोजन माना गया है भक्ति में। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप लोग सारी चीजें सही खा रहे हो? तो आप बंद कर सकते हो इनको, है ना। अगर आप बहुत अच्छे योगी हो, योग अच्छा करते हैं, सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं, तब आप इन्हें बंद कर दो। आप भाई डेली सब गलत कर रहे हैं तो फिर आप उनको बंद करके अच्छा नहीं कर सकते, वो आपके शरीर को और खराब कर देगा। वो आपको बचा रहे हैं, समझ गए ना। डेली पॉइजन खा रहे हैं तो वो पॉइजन को पॉइजन काट करता है, जिसको आप अच्छा बुरा समझते हैं। तो यानी कि ठीक है, नवरात्रों में थोड़ा जो जिस ट्रेंड में चल पड़ता है उस ट्रेंड में लोग कहते हैं कि नवरात्रों में हम नहीं खाएंगे, अच्छी बात है, मत खाओ। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग लाइफ टाइम के लिए छोड़ देते हैं लहसुन प्याज, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। मिर्च मसाले की बढ़िया चीजें खाएंगे लेकिन लहसुन प्याज वो छोड़ देंगे, है ना। वो बात होगी कि एक आदमी जाता है और वो ढाबे पर जाता है, कहता है जी देखो आज मंगलवार है, आज वैसे ही मंगलवार है। तो ढाबे वाले को कहता है देखो यार, चिकन लेग चिकन के अंदर ना, लेग पीस में लहसुन प्याज मत डालना क्योंकि आज मंगलवार है, मैं लहसुन प्याज नहीं खाता। ये कुछ वैसा हो गया। एक चिकन ही नहीं खाना चाहिए ना। तो देखो ये कुछ वैसा हो गया, तामसिक भोजन खा रहे हो तो फिर लहसुन प्याज तो तामसिक होते हुए भी आपके लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए। मीट से तो कई गुना ज्यादा अच्छा है लहसुन प्याज, डेली खाना चाहिए। हाँ कभी कभी अगर क्या होता है? रूटीन हो या योग में ज्यादा आप अपनी वो हाई लेवल पर चले जाते हो, साधु बनना है तो मत खाओ भाई, मैं खुद कहूंगा ठीक है, साधु का तो काम ही होता है, उसको तो सिर्फ भक्ति करनी है, क्योंकि ये चीजें आपको साधु नहीं बनने देती हैं। लेकिन हम जो खा रहे हैं ना वो भी ऐसा ही है। आगे देखो, एस्पार्जिन, एस्पार्जिन, अब ये क्या है इसका भाई? बहुत नाम सुना है, इसके बारे में बता दो। क्या एस्पार्जिन का? सर इसमें बॉन्डो वाले कार्बन ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं। क्या इसमें डबल बॉन्डो वाले कार्बन ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं। उड़ा देते हैं एक एच, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर भाई तभी नाम सुना है इसका, 5 बॉन्ड बनाता है। कौन सर नहीं है? सर, वो मतलब गलती से ये होगा। एस्पार्जिन है ना, इसका बहुत नाम सुन रखा है, कई हाँ, जगह पे सुना था। चलो हो सकता है एस्पार्जिन का नाम आपने सुना हो, डेफिनेट है, ये प्रोटीन का ही पार्ट है, शायद किसी मेडिसिन में आपने पढ़ा होगा, है ना। ऐसे कई तरह के प्रोटीन्स वाली मेडिसिन आती हैं, जो मल्टी वाइटामिन आती हैं, मल्टी मिनरल्स वाली जो भी हैं, तो उसमें हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। ये है आपके टोटल 10 अमीनो एसिड जो कि न्यूट्रल है, इसमें के अंदर आपको देखो, अब यहाँ एक शक पैदा होता है कि भाई ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमाइन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और अमाइन आ गया तो बेसिक हो जाना चाहिए। लेकिन ये डबल बॉन्ड हो उसको क्या करता है, उसके लोन पेयर को अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए ये बेसिक नहीं हो पाता। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये बेसिक नहीं है, सीधी बात बोलें तो इट इज नॉट बेसिक, ठीक है, ये भी न्यूट्रल में आएगा, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ये सारे के सारे आपको रट्टा लगाने हैं, 5 और हैं। ग्लूटामिन, GLN, इसके अंदर CH2 देखो, इनको बना के देखो 5-5 के केस में याद सर करो। डायग्राम आ सकता है क्या डायरेक्ट? CONH क्या बेटा? डायग्राम डायग्राम नहीं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। डायग्राम कह रहे हो ना, क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, बस इसमें एक CH2 ज्यादा है, पीछे वाले वो आर्जिनिन वाला आपने था जो। बुक भेजी है उसको करा, उसमें तो सिर्फ क्वेश्चन ही, मतलब थियोरेटिकल फैक्ट वाली क्वेश्चन है। ट्रिप्टोफैन, अब देखो ट्रिप्टोफैन, इसके अंदर क्या होता है, CH2। अब इसका थोड़ा सा मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा, है ना। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, पूरी बेंजीन रिंग है, याद रख लेना, पेंटागनल रिंग है, और इसके साथ कार्बन के साथ यहाँ अटैच है। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान से याद करना पड़ेगा। सेराइन, इनकी एक ट्रिक भी आपको बता दूंगा, ठीक है। इनके सिर्फ नाम याद रखने की ट्रिक की कौन सा क्या है, इनके स्ट्रक्चर तो आपको रट्टा खुद ही मारने पड़ेंगे, ठीक है। न्यूट्रल वालों के नाम के लिए ट्रिक मैंने एक बनाई थी, कई साल पहले बनाई थी, अभी मुझे खुद को याद नहीं है वो, ठीक है, नोटबुक में देखना पड़ेगा मुझे, मैंने कहीं लिखी हुई है, बट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, नो वरी। वरना और भी बहुत सारी ट्रिक्स आप लोग ढूंढ सकते हैं, इनको याद करने की बहुत से टीचर्स ने बनाई होती है, नो वरी, बट वो मेरी खुद की बनाई हुई है भाई,
मेरे स्टाइल में, मतलब किसी का कॉपी नहीं है उसमें, है ना। मुझे पता ही नहीं था यार उस टाइम पे जब हम पढ़ते थे ना, जब मैं पढ़ा, मैं टीचर्स से नहीं पढ़ा था, ऑब्वियस ऊपर वाला ही मेरा टीचर रहा है, तो मैंने खुद डेवलप की बहुत सारी चीजें, तो इसलिए वो टीचर से मैच नहीं करती, ट्रेंड से मैच नहीं करती, बट मुझे याद है, ऑब्वियस है। तो देखो सेराइन है CH2OH, तो ये तो जो हमारा थायो ईथर वाला था बिल्कुल वही है, डिट्टो है, तो इनको इकट्ठा लिखो, इन्होंने अलग अलग लिख रखा। थ्रियोनिन है, इसके अंदर भी वही है, बस एक CH3 एक्स्ट्रा आ गया, सेम से ही है, तो इन तीनों को इकट्ठा लिख सकते हो। देखो ये वाला जो पीछे था SH कहां पे गया भाई, ये रहा, है ना, सिस्टीन। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला ये सेराइन और थ्रियोनिन, ये तीनों को इकट्ठा लिखो, बेटर रहेगा, क्योंकि तीनों एक जैसे से ही हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें। नेक्स्ट ट्रायोसिन, फिनोल जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, सीधा सीधा पैराफिनोल है, दैट्स इट। ठीक है भाई, समझ में आ गए सारे के सारे। सर बनाइए फिनॉल एसिड क्या, सर फिनॉल टायरोसाइन में इसको एसिडिक फिनोल एसिडिक के अंदर आएगा, हो सकता है एसिडिक में, बट यहाँ पर इसको न्यूट्रल दिखाया गया है, वजह क्या होनी चाहिए भाई इसकी, इसका H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, C डबल बॉन्ड O के साथ भी जुड़ सकता है यार, वो न्यूट्रलिटी अगर इन्होंने न्यूट्रल शो कर रखा तो डेफिनेटली ऐसी चीजें कंफ्यूज करती हैं, ये यहाँ जुड़ जाए H, यहाँ चला जाए, पास आसपास तो होते हैं, तो ये जो C डबल बॉन्ड O होगा इसका, ये इधर लोन पेयर लेके जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, ये H रिलीज करेगा, ये H इधर चला जाएगा, समझ गए। यस सर। ओवरऑल कुल मिला के करना इन्होंने न्यूट्रल ही है, कुछ भी कर लो, है ना, जैसे वो होता है ना पीएच बफर वाला, बफर सॉल्यूशन का, वैसा ही कुछ। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, भाई अमीनो एसिड को क्लासिफाई एसिड बेस न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एसिड, और इनके ऊपर डिपेंड करता है, और ये सिंथेसाइज होते हैं, हमारी बॉडी भी सिंथेसाइज करती है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो एसेंशियल नहीं है, तो विच कैन बी द अमीनो एसिड विच कैन बी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, नॉन एसेंशियल। ऑन द अदर हैंड those which cannot be synthesized in our body must be obtained through the diet, हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं, are known as amino acids। essential और non essential समझ में आ गए होंगे। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारी थ्योरी भरी पड़ी है, ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिहेव लाइक साल्ट, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा भी दिखते हैं। ये ज्विटर आयन एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये क्या चीज है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन होता भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्फा अमीनो एसिड है, यहाँ अल्फा है, हाँ सर दोनों एक पे आयन करेंगे के प्लस चार्ज, और माइनस एसिड होता बेस है वाली रिएक्शन दोनों कर रहे हैं, एसिड बेस की रिएक्शन कर लेते हैं ये, तो ये ऐसे इक्विलिब्रियम में रहते हैं, कभी H इधर कभी H इधर, ठीक है, और इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, दैट इज ज्विटर आयन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ज्विटर आयन का बिहेव करते हैं डाइपोलर आयन, ये डाइपोलर आयन दैट इज ज्विटर आयन। दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन बोथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रल होता है, साल्ट के जैसा होता है, बट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, ज्विटर आयन है। एम्फोटेरिक, इसी की वजह से, ज्विटर आयन की फॉर्म की वजह से ये एम्फोटेरिक बिहेव दिखाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, ये एसिड बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। अब जो एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सारे के सारे, ग्लाइसिन में क्या होता है पता है भाई, हमने यहाँ पर जो वो किया था अल्फा अमीनो, यहाँ पर CH2 NH2 और यहाँ पर H लगा दिया था हमने ना, तो CH2, तो देखो ये वाला कार्बन क्या हो गया, 2 H हो गए सेम टू सेम, ग्लाइसिन बन गए, है ना, तो 2 H अगर सेम टू सेम है तो डेफिनेट सी बात है कि ये कायरल नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो इसको छोड़कर बाकी के सारे जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सभी के कार्बन पर चारों ग्रुप अलग जुड़े होते हैं, ये समझ में आ गया। यस सर। तो ये याद रख लेना, एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सारे। स्ट्रक्चर याद हो तो वैसे भी पता लगता, बट स्ट्रक्चर ना भी याद है तो ग्लाइसिन का रट्टा जरूर मार लेना। अल्फा एसिमेट्रिक होता है सबका, डी और एल दोनों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मोस्ट ऑक्योरिंग अमीनो एसिड जो है वो एल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो सॉरी भाई मेरे कान ठंडे हो रहे हैं आज, हालांकि मैंने कपड़े ले रखे हैं अच्छे खासे, तबीयत तो नहीं खराब होने वाली, देखते हैं। सर टेम्परेचर कितना है? यहाँ पर टेम्परेचर, मेरे रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है बेटा,
सामने एक घड़ी लगी है, उसमें टेम्परेचर चलता रहता है, बट रूम में इतना ही रहेगा। ज्यादा सर्दी बढ़ जाएगी तो ये टेम्परेचर मतलब 15 तक आ जाएगा, इससे ज्यादा कम नहीं होने वाला। हीटर चला लो सर। DL दोनों फॉर्म्स में होता है भाई। L कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अमीनो एसिड्स के अंदर जो हमारी बॉडी में होते हैं वो सारे L होते हैं, L अमीनो एसिड, तीन ही। क्लियर है? यस सर। राइटिंग द NH ग्रुप इन द लेफ्ट साइड, बस L में NH ग्रुप को लेफ्ट साइड। अब L को कैसे लिखा जाता है ये इन्होंने दिखा रखा है कि NH ग्रुप को लेफ्ट में लिख देते हैं, वरना वो राइट में रहता है। बस इतना डिफरेंस है, हमारे अंदर सारे नेचुरली। अब देखो भाई स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन इससे कैसे बनता है, ठीक है। ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। ये था अल्फा अमीनो एसिड, ग्लाइसिन है ये, है ना, CH2 लगा हुआ है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, CH3 लगा दिया हमने, तो ग्लाइसिन के बाद क्या बनेगा, एलेनिन। ये दोनों जो है इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होता है, इधर से तो COH का OH, इसका H, दोनों का वाटर यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा, CONH बॉन्ड बन गया। इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पहले वाली लिंकेज का क्या नाम था, ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, और प्रोटीन के अंदर जो लिंकेज होती है वो पेप्टाइड लिंकेज होती है, पेप्टाइड। ठीक है। नीचे देखो ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों का जोड़ इसने दिखा रखा है, पहले वाला है ग्लाइसिन है, दूसरे वाला एलेनिन है, तो ग्लाई एला, GLY एला। अब यहां से आपको मैं जेनेटिक्स समझाता हूँ। हम सब एक जैसे हैं, मतलब कोई भी चीज अगर जिंदा है इस यूनिवर्स में लाइफ है, उनके अंदर सभी में DNA या RNA होता है। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड है, DNA क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA थोड़ा ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन चली जाती है, और ऑक्सीजन की वजह से RNA में स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन वर्किंग यूनिट RNA है। मतलब जब DNA को हमारी सेल से काम करवाना होता है तो वो RNA बनाता है खुद, उसका ऑक्सीजन खुद लगा देता है उसमें, और RNA क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, ये LA, ग्लाई, LA, वेलिन, ये सब आपस में जुड़ते हैं और इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है। ये नंबर की तरह है, 1 से लेकर 9 नंबर तक आपके पास संख्याएं हैं। अब मैं सबको बोलूंगी 3-3 अंकों की, आप सभी क्लास वालों को बोलो 3-3 अंकों का, आपको 3-3 डिजिट्स की कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है। कोई 333, कोई 999, कोई 777, कोई 222, कुछ भी सिलेक्ट करेगा। कोई हो सकता है 999 करे, अगला कहे कि मैं तो 012 करूंगा, है ना। चॉइसेस। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। हमारे पास 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। 20 अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन वो तो बात होगी ना कि मैंने बोला सिर्फ तीन ही आपको क्या लेने हैं, डिजिट लेने। अगर मैं कहूँ कि आपकी मर्जी है, कितना भी डिजिट ले सकते हो, 1 से लेकर 9 नंबर तक कितने भी उठा सकते हो। तो कोई 10 नंबर की संख्या बना देगा, कोई 1000 की बना दे, कोई कहे मैं तो इनफाइनाइट तक चलता रहूंगा। तो भाई ये तो इनफाइनाइट हो गए ना अमीनो एसिड्स, तो जो इनसे कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनकी भी लिमिट होती है। ये इनफाइनाइट नहीं कि कितनी भी लंबी चेन बना दो भाई साहब, उसमें कुछ भी जोड़ दो। लंबी चेन में ग्लाई एला जैसे एक भी अगर मॉलिक्यूल का अल्फा अमीनो एसिड का लेफ्ट राइट कर दिया, मॉलिक्यूल बदल गया, प्रोटीन बदल गया। इस तरह से 3000 टाइप के प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। डीएनए के सीक्वेंस में भी कुछ कुछ यही चीज होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में, क्योंकि उसी से तो मिलकर बनता है आरएनए। आरएनए तो बनाता है प्रोटीन, उसमें भी ऐसा कुछ सीक्वेंस होता है। यही जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन भी इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जीन में कुछ हिस्टिडाइन, कुछ और चीजें, जो मैंने बोला हिस्टिडाइन क्या करता है, हमारी बॉडी को एलर्जी देता है। समझ में आ रही है? थोड़ी सी बायोलॉजी का टच करवा रहा हूँ कि केमिस्ट्री नहीं है सिर्फ, दिस इज नॉट ओनली केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी से टच है, इसलिए आपको बायो का टच पता होना चाहिए। यानी ये चीज बनाती है जीन। तो जीन में अगर मेरी शक्ल आपको ऐसी दिख रही है तो डेफिनेट सी बात है कि इन्हीं का कुछ कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से मेरी शक्ल ऐसी है। आप लोगों की शक्ल अगर मुझसे अलग मिल रही है तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन थोड़ा उल्टा पुल्टा है, चीज वही है हमारे अंदर। गुरु नानक देव जी ने कहा था, एक नूर ते सब जग उपजा। हर धर्म का कोई भी उठा के देख लो, है ना। अब बेटा मैं देखता हूँ हार्मोन भी अगर हुआ तो करवाएंगे, नो वरी। हर किसी कहीं से भी उठाकर देख लो, आपको यही चीज मिलेगी। लास्टली बेसिकली हम सब भगवान ने बनाए, सब एक जैसे होते हैं। प्लांट्स में भी यही है, एनिमल्स में भी यही है, लेकिन डॉग की शक्ल तो हमसे नहीं मिलती भाई। उसके जीन्स का उल्टा पुल्टा सीक्वेंस कुछ अलग है, उसकी मैनेजमेंट अलग है। सीधी बात, मैनेजर पर डिपेंड करेगा कि शक्ल कैसी बनेगी। अब मैनेजर हम बांधते हैं ऊपर वाले को, तो हमारी शक्ल ऊपर वाले पर डिपेंड करती है, कुछ पेरेंट्स पर डिपेंड करती है ना, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ कह सकते हैं कि कोइंसिडेंसेस होते हैं, है ना। दो लोगों ने आपस में शादी की, उनसे हम पैदा हुए, हमारे पेरेंट्स से, वो कोइंसिडेंट कौन करता भाई,
हमें क्या पता हमारे पेरेंट कौन होंगे, हम तो जानते भी नहीं है, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, तो हम तो डिसाइड नहीं कर सकते हमारी शक्ल कैसी होगी, है ना। कोई सचिन तेंदुलकर बनता है, कोई पढ़ाई में आइंस्टीन बन जाता है ना, कोई गधा भी रह जाता है। सब तरह की दुनिया है, सब तरह के जीन का कॉम्बिनेशन। फिर जीन के साथ साथ व्यवहार भी होता है, जो नॉर्मल हम लोग यहाँ, आप लोग जहाँ बैठे हैं वहां आपको माहौल कैसा मिला, उस माहौल के अकॉर्डिंग भी आपका व्यवहार बनेगा। उस व्यवहार के अकॉर्डिंग भले ही आप जीनियस हो सकता है कि हम कह सकते हैं 100 घर में एक जीनियस हो सकता है, 100 घर में एक हो सकता है आइंस्टीन बैठा हो, बट उसको माहौल आइंस्टीन जैसा नहीं मिला, इसलिए वो आइंस्टीन नहीं बन पाया। हो सकता है उसमें आइंस्टीन से ज्यादा अच्छा दिमाग हो, समझ गए। मैंने कुछ ऐसे ऐसे मजदूर देखे हैं तो अपने लेवल पर जीनियस है वो बंदे, लेकिन बेचारे मतलब किसी तरह कुछ बचता ही नहीं उनके पास, उनका माहौल ही इतना हैक्टिक होता है, उनका दिमाग इतना बस्टेड रहता है कि वो सोच ही नहीं पाते, बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। तो ऐसा मत समझना कि मैं फन्ने खाऊं, मेरे को अच्छा आता है। अगर किसी को ईगो हो गया हो तो याद रखना वो माहौल जिसने दिया वो भी ऊपर वाला है। आपको कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसका कारण कहीं ना कहीं ऊपर वाला है। हम सोच सकते हैं कि हम मेहनत करें, लेकिन हमें मूर्ख पैदा नहीं किया, ये ऊपर वाले ने तो दिया। सब कुछ एक जैसा है, हम सब एक जैसे हैं, फिर भी हमने डिवाइड कर रखा है, समाज को बांट रखा है। सोचिए जरा, है ना। नेता अपना चला रहे हैं, कोई अपना चला रहा है, कोई कैसे डिवाइड कर रहा है, कोई धर्म से डिवाइड कर रहा है, कोई परिवारवाद चला रहा है, पता नहीं क्या क्या, नेपोटिज्म फिल्मों में भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है ना, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन लास्ट कोर अगर जड़ पकड़ते हो तो यही है। यहाँ से अब समझा देना किसी को बायोलॉजी समझाने को, बेटा तेरे अंदर है कुछ, 20 अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही बदल गया, इस वजह से तेरी शक्ल अलग है, बाकी कहानी तो वही है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबको, है ना। सीक्वेंस बदल जाता है तो हमारे अंदर जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस होने लगते बिल्कुल बेटा, उस सीक्वेंस की वजह से सारी कहानी उसी तरह से चलेगी। हैं सर। अब ये सब सुन के तो मतलब बायोलॉजी में इंटरेस्ट आने लग गया, लेकिन सर नहीं सर ऐसा नहीं पढ़ेंगे। देखो इंटरेस्ट की एक अलग चीज है, लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि बायोलॉजी में सब चीजें एक जैसी ही हैं। मतलब अगर आप उसके कोर में जाते हो तो सब एक जैसी है। उससे चलो हम केमिस्ट्री में आ जाते हैं, उसको और कम कर दो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जो एल फॉर्म में है, एमिनो एसिड जो डी फॉर्म में है, क्या है ये? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इसी से मिलकर बने ना। नाइट्रोजन क्या है? 7 प्रोटॉन। हाइड्रोजन क्या है? 1 प्रोटॉन। ऑक्सीजन क्या है? 8 प्रोटॉन। प्रोटॉन की शक्ल क्या है? सारे प्रोटॉन एक जैसे, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे, नेगेटिव चार्ज। सब कुछ बना तो एटम से है, तो हम कैसे अलग हो सकते हैं? हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन वन एंड अनदर? इवन हम अपने पेन को, मेरे पास ये जो पेन है डिजिटल पेन, मैं इसको भी अपने आप से अलग कैसे समझ लूं? सब चीजों में भगवान है, सर मैक्रो लेवल पे देख सकते हैं ना, सब जो चीजों में अंदर ना भगवान है। जाए। यही कहा जाता है कि भाई हर चीज अगर ऊपर वाले ने दी है, हर चीज में भगवान है। उसने एटम से हमें बनाया, एटम से ये पेन बना हुआ है ना। मेरी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, स्क्रीन पर लिखा आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। कैप्शन ऑन कर दिए सर उसमें लगता है। ऑन कर रखे होंगे। कैप्शन ऑन कर रखा है इसने। अच्छा, सही है सही है सही है, ये बढ़िया है, मैं भी ऑन कर दूं क्या? नहीं मेरी सर स्क्रीन जो बात छोटी होगी वो है। इंग्लिश में लिखी आएगी नीचे से। हाँ सर समझ, यस सर बोल। चलिए ठीक है। सर गलती आता है लेकिन लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। द रिएक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल सिमिलर डिफरेंट अमीनो एसिड में प्रोसीड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड से बनती है भाई, दिस रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बाहर निकल जाता है, CONH बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये है पेप्टाइड बॉन्ड CONH। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो कुल मिला के हम सब एक जैसे हैं। अगर आपको कोई अलग करने की बात करे तो याद रखना ह्यूमन सब एक जैसे हैं, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस खतरनाक होते हैं। फिर हमने ऐसी चीजें क्यों बनाई, है ना। कुछ कॉम्बिनेशंस खतरनाक होते हैं। यही प्रोटीन बनाता है सांप। प्रोटीन होता है जहर, सांप के अंदर जो होता है प्रोटीन ही है। अगर वो आपने पी लिया, खा लिया या आपके ब्लड में मिल गया तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा लीथल है, बहुत ज्यादा। प्रोटीन ही है, स्नेक ही बनाता है, एटम ही है। तो सब एटम है लेकिन कुछ कुछ अलग होते हैं, इसलिए गुड और बैड हर तरह के लोग। क्लियर है, ये चीज समझना। समझ में आ गया होगा। तो इसलिए भी डिफरेंशिएट करना भी अलग होता है कई जगह पर, और कई जगह पर एक रहना भी अलग होता है। डिपेंड करता है आप किस कंडीशन में डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर आप अलगाववादी नीति चलाते हो, यानी कि आपको डिफरेंशिएट ही करना है, फूट ही डालनी है, तो आप फूट डाल सकते हो, जो काम है राजनेताओं का। देश को डिवाइड करो ताकि वोट आए। और अगर आपको इकट्ठा ही करना है, सबको भाईचारा ही बनाना है, जब एक देश दूसरे देश से लड़ता है ना, तब भावनाएं क्या होती हैं पता है? कि हमारा देश है, हमारा भाई है, ये हमारे देश में रहता है, दैट्स इट। उसका कुछ नहीं देखा जाता।
लेकिन जब खुद आपस में लड़ रहे होते हैं ना, भाई भाई लड़ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं भले ही हमारा फादर एक है लेकिन तू तो कमीना आदमी है। ये भी चलता है। तो कहाँ डिफरेंशिएट करना चाहते हो? अलग करने के लिए, इकट्ठा रहने के लिए चॉइस हमारी है, दूसरों की नहीं है। डिफरेंशिएट हो सकता है, समझ गए ना? दोनों तरह की चीजें चलती हैं। अब यहाँ से आपको दुनियादारी की कुछ कुछ समझ में आएगी, जहां पर आपको हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशंस दिखाया जाता है कि लोग ऐसे हैं, लोग वो कुछ नहीं है, वो अपने फायदे के हिसाब से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें बदल देते हैं। तो उस चीज से हमें परहेज रखना। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ बेसिकली बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। तो मॉलिक्यूल की शेप के हिसाब से भाई प्रोटीन को दो तरह के प्रोटीन में बांट रखा है। एक तो फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर जो होते हैं वो हमारे बाल जो है वो फाइब्रस है, सीधी सी बात है। दूसरा होता है ग्लोबुलर, ग्लोबुलर मतलब गोलू मोलू, गोल प्रोटीन्स जो होते हैं, और फाइबरस प्रोटीन, दो तरह के। मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर अगर फाइबर के जैसा हो, लंबी चेन बनाए फाइबर बना देगा तो फाइबरस प्रोटीन हो गया। अगर छोटी चेन बना रहा है, गोल मोल है मॉलिक्यूल, तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया। तो अब इनको आपको याद रखना है। देखिए क्या है, पेप्टाइड चेन रन पैरेलल, दो पेप्टाइड चेन पैरेलल या दो से ज्यादा पेप्टाइड चेन पैरेलल चलती हैं, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और दोनों एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड से या डाइसल्फाइड बॉन्ड से, दो सल्फर सल्फर सल्फर, और यहाँ पर ये है पेप्टाइड चेन, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। यहाँ पर भी अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये भी एसिड है। तो ये दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया भाई डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है? तो अगर ऐसे और ये पैरेलल में चल रही हैं, और पैरेलल में चल रही हैं, बहुत सारी चेन्स हैं, सारी पैरेलल में चल रही हैं, एक फाइबर जैसा बना देंगे, एक धागा बना देंगे, प्रोटीन के ही हमारे बाल बने होते हैं, ठीक है। तो भाई जिसके अंदर बालों की कमी है, मेरे जैसे लोग हैं बाल्ड हो रहे हैं, है ना, सिर के बाल उठ रहे हैं, मतलब मेरे में प्रोटीन की कमी है? नहीं, ये जीन की गड़बड़ है। प्रोटीन तो मेरा सही है, उम्र के साथ में जीन ऐसा डिफेक्ट क्रिएट करता है जिसकी वजह से बाल्डनेस आती है। जीन में गड़बड़ है, जीन में मतलब ये सीक्वेंस गड़बड़ है, यही वाला। अगर हम उसको ठीक कर दें, देखो अजर अमर होना कितना आसान है। इस सीक्वेंस को कुछ ऐसा बना दें कि हमेशा जब 16 साल तक की उम्र तक बच्चा बढ़ता है तो उसकी सारी चीजें नई बनती हैं, कुछ भी खाए उसको कोई डिफेक्ट नहीं होगा। अगर वो जेनेटिकली डिफेक्टेड नहीं है तो, नॉर्मल एक उसकी बात कर रहा हूं मैं, एक बेबी, एक बच्चे की, तो वो 16 साल तक उसको कोई डिफेक्ट आने वाला ही नहीं है। अपने आप हीलिंग पावर बढ़ती है, लेकिन 16 के बाद में वो इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। 16 ईयर की एज के बाद में इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, ये साइंस बोलती है। उसकी सेल्स का डिफरेंशिएशन, उसकी सेल्स का डिवीजन स्लो हो जाता है, और धीरे धीरे वो स्लो होता रहता है, झुर्रियां पड़ती रहती हैं, और फिर सारी चीजें स्लो, मेटाबॉलिज्म भी स्लो, स्टमक भी काम करना स्लो कर देगा, हार्ट भी स्लो करेगा, तो उसमें डिफेक्ट आते हैं, और लास्टली अचानक से कोई एक फंक्शन बड़े वाला बिगड़ गया, लिवर बिगड़ गया, खत्म इंसान, है ना, हार्ट बिगड़ गया, खत्म इंसान, किडनी बिगड़ गई, खत्म। बुढ़ापे में ऐसा होता है, कोई एक चीज अचानक फेल हो जाती है, अगर उसको कोई डिजीज नहीं, तो अगर डिजीज है तो वो एक अलग मैटर। तो ऐसे करके हम मरते हैं। तो सोचो अगर हम 16 ईयर के बाद में उसको वहीं स्टॉप कर दें और वो बार बार वो रीग्रोथ करता रहे, तो कितना आसान है ना। अब आप लोगों को लगेगा साइंस ने तो बड़ी तरक्की कर रखी है, हमने तो इतनी साइंस पढ़ ली। यहाँ से समझ में आएगा घंटा तरक्की नहीं है। आज तक हम अपनी एज को तो रोक नहीं पाए यार, अपनी डिजीजेस को तो रोक नहीं पाए। रोज नई बीमारियां आती है, नई दवाइयां ढूंढते रहते हैं बस, और उनके दवाइयों के खुद के अपने साइड इफेक्ट हैं। तो सोचना हम बहुत पीछे हैं, अभी भी साइंस में पिछड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। बस दिखाई दे रहे हैं कि हमने गाड़ियां बना ली, हवाई जहाज बना ली, हवा में उड़ रहे हैं, घंटा उड़ रहे हो, कभी भी हवा में उड़ते उड़ते इंजन फेल हो जाता सर है। अभी हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं आया ना, इसलिए हमें लग नहीं था। कॉम्पिटिटर मतलब जैसे मतलब कोई और अरे ये एलियनों वो की आ बात गई, कर रहे हैं, चुप हो जाओ। सिविलाइजेशन आ गई और टक्कर में आ गई, तब पता अरे नहीं, चला। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इंसान अपने आप को साहसी और अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाने के चक्कर में अपने आप को ही बेटर बताता रहता है कि हमने बहुत तरक्की की, हमने बहुत तरक्की की। अपने आप को इंडिजीनियस समझता है। वो पता है किससे कंपेयर करता है? वो जानवरों से, कि देखो बिल्ली, ये डॉग है, ये तो अपना घर भी नहीं बना सकते, हमने अपना घर बना लिया, हमने जहाज बना लिया, हम ऊपर उड़ सकते हैं। बस यही वो हवा वाली बात, हवाबाजी है हर जगह पर। इंसान जितना जानता है ना, जब जानने लगता है तब समझ में आता है मुझे कुछ पता ही नहीं। समझ में? एमएससी तक हम पढ़ते थे तो हमें लगता था अभी तो नॉलेज इंप्रूव हो रही, इंप्रूव। जब पूरा पता लगा कि यार हाँ अभी खत्म हो गया हमारे लिए, तब मुझे पता लगा कि मैं कहीं तो खत्म थोड़ा हुआ, मैं कहीं तो शुरू हुआ है। तेरा लॉट ऑफ नॉलेज जो मुझे है ही नहीं। तो वैसा ही कुछ ज्ञान बाद में पता लगता है ना। तो देखो भाई, अब इसके बाद देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है। सच प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल है। कॉमन एग्जांपल है क्रेटिन। क्रेटिन सुना होगा, बालों में क्रेटिन वो करवाती हैं लड़कियां, प्रेजेंट इन हेयर सर केमिकल होता है। हाँ, वो ये प्रोटीन ही होता है। मायोसिन प्रेजेंट इन मसल। मसल्स भी फाइबर, मसल फाइबर जो है मायोसिन के बने होते हैं। क्रेटिन हमारे बालों के अंदर होता है। क्रेटिन की
कोई लेयर वेयर चढ़वाती हैं लड़कियां बालों को मोटा करवाने के लिए, उनको स्ट्रेट बनवाने के लिए, है ना, वो लगवाते हैं 5-6 हजार रुपए लगते हैं इसके अंदर। आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट, दिस विल बी बेटर नोन बाय द गर्ल्स, है ना। तो ये वही होता है, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है भाई। अब आगे आती है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर जैसा नाम से ही पता लग रहा है, गोलू मोलू है। व्हेन पेप्टाइड चेन, अब देखो जब पेप्टाइड चेन्स हैं, व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड अराउंड गिव ए स्फेरिकल शेप, यूजुअली सोल्यूबल, ये सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन, एल्बुमिन आर कॉमन एग्जांपल। एल्बुमिन क्या होता है भाई, रेड येलो पार्ट ऑफ एग, हाँ पता नहीं पता नहीं सर एल्बम। एल्बुमिन येलो सर, हमने पार्ट, बायो नहीं ले रखा सर। चलो कोई सर बात यस नहीं, सर। अरे 10वीं में आता है यार, ये बायो नहीं ले रखा, ऐसे सर आंखें मत बंद 10वीं में करो, भी नहीं पढ़ा था सर। ऐसे आंखें कौन मत सा बंद पढ़ता किया है? करो। मेरी बात सुनो, बायो की कोई चीज आ जाए और आप लोग आंखें बंद कर लो कि मैंने तो पढ़ी नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता होगा, आंखें खुली रखा करो, कॉमन नॉलेज तो हर किसी को होनी चाहिए। एक गैस बताता हूँ आपको, जब मैं 11th क्लास में हुआ था ना, तब मैंने ये बोला था कि स्टडी हमारी अच्छी नहीं है, बायो वाले बच्चों को मैथमेटिक्स 0 आता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को बायो की 0 नॉलेज है। और मैं समझता हूँ कुछ चैप्टर, 5-6 चैप्टर उनको एडिशनली मैथ वालों को पढ़ाए जाने चाहिए, और मैथ के भी कुछ चैप्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट जैसे कुछ चैप्टर एडिशनली बायो वाले स्टूडेंट को भी पढ़ाने चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए दोनों तरफ की, है ना। और ये सर सिलेबस पीसीएम भी कंपलसरी कर दें तो? नहीं, देखो वो यस गलत हो सर। जाएगा, 4-4 सब्जेक्ट पहले ही वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन कुछ चैप्टर 2-3 चैप्टर 2 साल में यार आप आराम से बायो का कुछ कुछ तो पढ़ ही लोगे, जेनेटिक्स पढ़ा दो, सर मेरे सेल पास तो वॉल में पीसीएम भी है। सर चलो सबसे अच्छी बात पहले है। फाइल वर्क का हटाना चाहिए, फाइल वर्क में ज्यादा बच्चे मर जाते हैं। किसमें सर ये फाइल वर्क हो प्रैक्टिकल जाता है ना। फालतू की। क्या समझ नहीं आया? प्रैक्टिकल Practical फाइलें बंद करा दे और बस बायो दे Practical- दे हमें, सब ठीक रहेगा सर। चलो वो आपके सोच के हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन अगर माइंड से सोचा जाए तो मैंने ये चीज बहुत पहले सोची थी, 10th जब मैं 11th में हुआ था 2002 में, तब सोची थी। और गारंटी देता हूँ आपको, अगर कोई बंदा सच में आया दिमाग वाला और वो ये सिलेबस जरूर करेगा, आज नहीं तो कल याद रख लेना। क्योंकि जब मैं 9th 10th में था और मैंने 11th की जब मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स देखी और केमिस्ट्री देखी, तब मैंने एक बात बोली थी कि यार ये सिलेबस सही नहीं है, 9th 10th का कुछ टच होना चाहिए, और 11th 12th का 9th और 10th की साइंस में कुछ टच डालना चाहिए। और उसके बाद 2004 में पता नहीं 5 में सिलेबस बदला था 9th 10th का, और उसके अंदर बायोलॉजी के अंदर साइंस की बुक में बायोलॉजी का बहुत सारा पार्ट 9th में डाल दिया उन्होंने, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल डाल दिया, जो आपने पढ़ा होगा। और ये मैंने तभी प्रेडिक्ट किया था कि यार ये सिलेबस सही नहीं है। और ये 11th के सिलेबस के अंदर भी मैथ और बायो का कॉम्बो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, मतलब 3-4 चैप्टर 2 सालों में पढ़ाने हैं, ये नहीं कि पूरी बायोलॉजी पढ़ानी, 3-4 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो 2 सालों में पढ़ानी चाहिए आपको, ताकि कुछ कुछ नॉलेज रहे, है ना। अब इसका देखो, इसका एक साइड इफेक्ट बताता हूँ। जब आप एमएससी करते हैं, मैंने एमएससी में मैथ पढ़ा क्योंकि मेरे पास बायोलॉजी थी, तो मुझे एमएससी में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए मेरे को मैथ पास करना जरूरी था। पॉइंट ऑफ 25-26 नंबर आए थे 50 में से, नेसेसरी था, लेकिन 50% मैंने मार्क्स लिए और मैं पास हो गया था। तो यार आप लोग +1 2 में 11th 12th में क्यों नहीं करवा रहे हो उसे? सोचने वाली बात है ना। एमएससी में टीच करवा रहे हो, एमएससी में फालतू में बच्चों को अपना फोकस करो ना अपने सब्जेक्ट पर, यहाँ बेसिक करवा सकते हो 2 साल में। वहां एमएससी के अंदर एक सेमेस्टर में आएगा, एक ही पेपर आएगा और वो पास करना जरूरी है, फेल होगी तो री आएगी, वो आगे जब तक पास नहीं होता तब तक उसको घसीटते रहो और बच्चे का फोकस टूट जाता है। और यहाँ आप लोग सारी साइंस कॉमनली पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपका फोकस होता है, ये डिफरेंस है ना। तो पक्के तौर पर सिलेबस बदलेगा, कभी बदले तो मुझे याद जरूर करना कि मैंने पहले से प्रिडिक्शन कर रखी है। भाई अब आगे बात आती है स्ट्रक्चर और शेप के हिसाब से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी टाइप के प्रोटीन्स बताते हैं। ईच लेवल कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन, हर एक लेवल दूसरे से प्रीवियस वन से कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो है भाई ग्लोबुलर और फाइब्रस, 2 तरह का, जो वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल है। उसके अलावा स्ट्रक्चर और शेप के बेस पर 4 तरह का है। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीधा सीधा याद कर सकते हो, सीधी सीधी स्ट्रेट चेन होती है, और ये ऐसे होता है भाई, देखो ऐसे ऐसे है, उल्टा एस है, इट इज नॉट एस, उल्टा एस है ना। यहां से इसमें कहीं भी एस दिख रहा है, यहां से तो एस दिख जाएगा ऐसे, है ना, उल्टा सीधा के बराबर ही है ना। चलो, ये एस जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हेलिकल। हेलिकल मतलब आप ऐसे राउंड राउंड ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घूम रहे हो, हेलिकल है ना। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ये वाला है, CO और NH का बॉन्ड। देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा हो, ये CO है, ये NH है, ये है पेप्टाइड बॉन्ड,
ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। सबको समझ में आ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड ना? यस सर। जी सर। ठीक है, ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं तो इसलिए ये एससी शेप में बन जाता है। ठीक है, एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट द डिफरेंट प्रोटीन। तो इसमें कुछ भी चेंज आएगा तो डिफरेंट प्रोटीन आएगा, वो तो हमें पता। तो हम ओवरऑल इसको सीधी स्ट्रेट लाइन दिखा सकते हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल है प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है, ये जो अंदर कोइल था ना, ये कोइल भी आगे दोबारा कोइल हो गया। अंदर से कोइल है, देखो मैं जो बना रहा हूं, और ये फिर से कोइल हो गया। यानी स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा, स्प्रिंग को अगर फिर से मोड़ देते हो, स्प्रिंग को फिर से मोड़ देते हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, और कुछ नहीं है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्लियर है भाई? यस सर। तो इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अब देखिए, ये हेलिकल्स हैं और ये आपस में मुड़ते हैं, तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एक अल्फा हेलिकल और एक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस वन, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, बीटा प्लेटेड शीट, और ये बच्चों को समझ में थोड़ा कम आता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। इन द अल्फा हेलिकल पेप्टाइड चेन forms all possible hydrogen bonds by twisting into right-handed screw. ट्विस्टिंग राइट हैंडेड स्क्रू में ट्विस्ट हो जाती है और सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अल्फा हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्ड में मुड़ती है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया, सिंपल और साफ ये है, और इसमें कुछ नहीं है अल्फा हेलिकल में। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। पहले हमने क्या देखा, पेप्टाइड बॉन्ड होता है जिससे वो स्पाइरल स्प्रिंग बन गया, वो तो है प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है, वो जो स्प्रिंग है उसको मोड़ रहे हैं। स्प्रिंग अगर मुड़ गया तो उनके बीच में, मुड़ाव के बीच में उसको सीधा रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। क्लियर है? यस सर। तो ये अल्फा हेलिकल बन गया। अब बीटा प्लेटेड में देखो क्या होता है, ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, बीटा प्लेटेड में, बीटा प्लेटेड के अंदर ऑल चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट इनटू द नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। सारी की सारी जो चेन है पेप्टाइड, ऑल पेप्टाइड चेन स्ट्रेच आउट हो जाती है, मैक्सिमम एक्सटेंड हो जाती है, एंड देन लेड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। अब देखो यहां क्या हो रहा है, आर सी, ये क्या है, कार्बन और एन का बॉन्ड जो होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, है ना। फिर से आर आ गया, सीओ आ गया, और एन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, आर सीओ एन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से ये पेप्टाइड बॉन्ड एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं, ये स्ट्रेच होकर हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब खिंचाव कर दो, जितना खींच सकते हो खींच दो, और उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो। इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ये डायग्राम अच्छा नहीं लगा मुझे, ठीक है, मैं इसको कल दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बढ़िया डायग्राम खींच के लाएंगे और उससे एक्सप्लेन करूंगा बीटा प्लेटेड। इट इज मोस्ट सर 3D में लाना। 3D में ढूंढ लूंगा बेटा, मिला तो, बट डोंट वरी, जो मैं समझाऊंगा आपको बहुत बेटरली समझ में आएगा। डायग्राम मैं आपको कल देता हूँ, है ना। टर्सरी देखो, प्राइमरी बिल्कुल बकवास है, सेकेंडरी में बीटा प्लेटेड इंपॉर्टेंट है, टर्सरी बिल्कुल बकवास है। टर्सरी में क्या होता है, वो जो स्प्रिंग था वो मुड़ा हुआ था, ये स्प्रिंग को मोड़ा, इस मोड़े हुए स्प्रिंग को फिर से मोड़ दिया, इसको हम टर्सरी बोलते हैं। यहां पर अंदर हेलिकल है, वो मुड़ गया। प्राइमरी था, प्राइमरी देखो कोइल बन गया, ये स्प्रिंग कोइल बन रहा है, अब उस कोइल को भी मोड़ दिया, कोइल ही मुड़ गई वापस। समझ में आया, डबल मुड़ाव है, ये टर्सरी हो गया बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इनकी बहुत डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सेकेंडरी वाले की बीटा प्लेटेड की है, तो उसको हम डिटेल में करेंगे। बस टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन। ओवरऑल फोल्डिंग होती है पेप्टाइड चेन की, इट राइज टू द टू मॉलिक्यूलर शेप्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ये फाइब्रस और ग्लोबुलर से मिलकर बना होता है, बस। आगे एक और आता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये देखो टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, इन दोनों का मिक्सचर क्वाटरनरी है, बस कुछ भी नहीं होता। समझ में आ गया क्वाटरनरी? तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। कुछ होते हैं प्रोटीन्स जो 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, सिंगल नहीं है ना। रेफर्ड टू द सब यूनिट्स, इनको सब यूनिट बोल सकते हैं। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ गुथ जाते हैं और इनको क्वाटरनरी बोलते हैं। समझ में आ गया भाई? ये टर्सरी और प्राइमरी वाले कोई भी आपस में एक दूसरे के साथ कई बार बाइंड अप होके, एक स्प्रिंग के अंदर मैं छोटा स्प्रिंग डाल दूं, सोचिए स्प्रिंग में छोटा स्प्रिंग डाल दिया, अब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना स्प्रिंग, वो होगा क्वाटरनरी। समझ में आ गया? यस सर। है ना, स्प्रिंग में छोटा स्प्रिंग। अब ये था क्वाटरनरी, सेकेंडरी हम कल दोबारा से करेंगे।
दैट्स ऑल। अब डीनेचुरेशन भी बाद में ही करेंगे ना। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। एक बार इसे बड़ा करके दिखा दो, मैं रिकॉर्डिंग अब वो ऑफ पॉइंट में जहाँ पे दोनों लगे पड़े हैं। दिखाता हूँ।